देखिए, आज की जो विषय वस्तु है एकदम अलग है। ठीक है ना, आपको बताया गया होगा और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। सामान्य तौर पर अगर आप लोग सामान्य तौर पर अगर आप लोग जाएंगे, मतलब अपने सिलेबस की ओर अगर आप रुख करेंगे तो तीन शब्द आपको लिखे हुए मिलते हैं। कितने? तीन शब्द। जैसे कि आपका नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। एक शब्द मिलेगा आपको सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा। और एक शब्द क्या मिलेगा आपको? अभिरुचि, अभिरुचि। इस शब्दों को लेकर के सामान्य तौर पर जो अभ्यर्थी हैं उनमें इतनी बेचैनी है, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है। पहली बात तो एक ये है कि ये जो आपके तीनों के तीनों शब्द हैं, अगर आप यूपीएससी की बात करोगे या अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की बात करोगे, ये विषय बनता है आपका मुख्य परीक्षा का। किसका बनेगा? मुख्य परीक्षा का। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इन तीनों शब्दों को जोड़ करके आपके सामने एक समस्या रखी जाती है और उस समस्या का जो आपको सामना करना है वो सामना आपको मुख्य परीक्षा में ही करना है। हालांकि वो बात अलग है कि जब से आपने जन्म लिया होगा, जब से जो आपका दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में ना जाने कितनी बार आपने इन शब्दों का सामना भी किया होगा और इन शब्दों की मांगों के अनुरूप आपने व्यवहार भी किया होगा, लेकिन आपका आकर्षण वहां गया नहीं क्योंकि वो मांग नहीं थी। क्या है? वो आपके व्यवहार की मांग भी नहीं थी। इन तीनों शब्दों को आप एक बार देखेंगे, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और आपका क्या? अभिरुचि। इसका लोकप्रिय नाम पहले मैं बता देता हूं ताकि आप तीनों शब्दों को लेकर के अपने मन में किसी प्रकार का भय पैदा ना करें। इसका लोकप्रिय जो नाम है, इसका जो आपका लोकप्रिय नाम है, तो लोकप्रिय नाम आपको हमेशा क्या लेके चलना है? नीति शास्त्र। लोकप्रिय नाम आप क्या लेके चलेंगे? नीति शास्त्र लेकर के चलेंगे। और मैंने अब ये भी आपको बताया है कि आज अगर क्लास में इस चीज को उठाया जा रहा है तो इसका एक ही उद्देश्य रहेगा कि यूपीएससी या डिफरेंट जो आपके स्टेट पीसीएस के मेंस के एग्जामिनेशन है वहां पर इस विषय वस्तु को आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अपने आप को जागरूक करना है, अपने आप को पढ़ना है, सीधी सी बात है। दो तीन बातें मैं शुरुआत में करना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा हल्कापन मिल जाए। देखिए, पहली बात तो एक ये है कि यहाँ पर ना तो कोई आपको फैक्ट मिलेगा, याद रखना, ये कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। कभी आपका मन ये हो कि भाई इस चीज की स्थापना किसने की है या इस चीज की स्थापना कब हुआ है, कैसे, ये तमाम तथ्यात्मक जानकारी इसमें आपको नहीं लेकर के चलनी है। ये पूरे का पूरा मामला जो है मुख्य परीक्षा का है। तथ्यात्मक जानकारी आप नहीं जोड़ के चल सकते। ठीक है, और जब इस विषय वस्तु के प्रति आप अपने आप को जागरूक करने की कोशिश करेंगे तब आप ये पाएंगे भी कि आपके वास्तविक दर्शन हो रहे हैं मुख्य परीक्षा की मांगों के साथ। एक बात तो एक ये है। ठीक है ना। दूसरी बात ये समझिएगा, आपने आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने पहले ही आपको एक बात बता दी, तथ्यात्मक जानकारी जोड़ के आप इसमें नहीं चल सकते हैं। अगर आप इसमें तथ्यात्मक जानकारी जोड़ के चलेंगे तो इसकी जो मांग है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? नकारात्मक संदर्भों में प्रभावित होकर के चलेगी। सामान्य तौर पर आप लोग इतिहास पढ़ते हैं या भूगोल आप पढ़ने की कोशिश करते हैं या भारतीय राजव्यवस्था आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां आप अपना जो आकर्षण है वो तथ्यात्मक जानकारी की ओर अधिक लेके जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अगर आपको ये बताना हो कि नीति शास्त्र का जन्मदाता कौन है तो मेरे हिसाब से तो आप एक सिंगल नाम भी सामने नहीं ला पाएंगे, नहीं ला सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो विषय वस्तु आपके सामने रखी गई है, इस विषय वस्तु पर अन्य विषय वस्तुओं का प्रभाव है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि नीति शास्त्र के संदर्भ में अगर आपको अपने आप को जागरूक करना है तो नीति शास्त्र पर जो आपको प्रभाव नजर आएगा और समाज शास्त्र का प्रभाव आपको नजर आएगा और राजनीति विज्ञान का प्रभाव आपको नजर आएगा। इस विषय वस्तु को बनाया गया है, क्या है? इस विषय वस्तु को बनाया गया है, ना कि ये विषय वस्तु हमेशा आपको ऐसा नजर आ गया कि स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रही थी। इस विषय वस्तु ने कभी स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं किया बल्कि इस विषय वस्तु को बनाया गया है। यही कारण है कि अगर आप मार्केट में जाएंगे
और इसी विषय वस्तु के संदर्भ में कोई किताब खरीदने की कोशिश करेंगे और उस किताब का अवलोकन करके अपने आप को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने आप को जागरूक नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर कोई विषय या अगर कोई विषय वस्तु आपको स्वतंत्र रूप में नजर आएगा, तो उसके संदर्भ में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे दृष्टिकोण आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन इसे तो क्रिएट किया गया, इसे तो बनाया गया, जैसा मैं आपको बता पा रहा हूं कि इसके अंदर के जो डिस्कशन आपको मिलेंगे, उन तमाम प्रकार के जो डिस्कशन हमको क्लास में डिस्कस करने ही हैं, उन पर जो आपको प्रभाव नजर आएगा, या तो समाज शास्त्र का प्रभाव आपको नजर आएगा या राजनीति विज्ञान का प्रभाव आपको नजर आएगा। तो इसको डिस्कस करना या इसके मांगों के अनुरूप व्यवहार करना, आचरण करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अब एक बात समझ के चलो कि आप लोगों के सिलेबस में इस चीज को शामिल क्यों किया गया है ना। मैं बहुत ज्यादा बातें तो आपसे शुरुआत में नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर आपको बता के चलूंगा कि आप लोगों के सिलेबस में इसको शामिल क्यों किया गया है। सिलेबस में शामिल करने का मतलब यह है कि एक अच्छा प्रशासक बनाया जा सके। सीधी सी बात है। बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत सारे ड्राफ्टिंग भी आपके सामने आएंगे, कुछ कंटेंट भी आपको मैं दूंगा, लेकिन नीति शास्त्र जैसी विषय वस्तु को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का एकमात्र औचित्य आयोग का यही है कि एक अच्छे प्रशासक को पैदा किया जा सके। एक बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में जब नीति शास्त्र का सामना आपको करना होगा, और नीति शास्त्र का सामना करते समय जब आप अपना व्यवहार बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बना देंगे, तो आपका इंटरव्यू वाला जो सेक्शन है वो आधा वहीं पर सेटिस्फाइड हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जब नीति शास्त्र जैसी विषय वस्तु मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़ी गई थी, तो इंटरव्यू में जो अभ्यर्थी है उसके व्यक्तित्व का, उसके आचरण का या उसके व्यवहार का बहुत ज्यादा गहरा परीक्षण किया जाता था। लेकिन अब एक फायदे वाली बात एक ही है कि अगर आप इसका मुख्य परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामना कर जाते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है अपने आप में काफी पॉजिटिव हो जाती है, तो उसी बात को आधार बना करके इंटरव्यू में आपको डील किया जाता है। यानी कि आधा जो परीक्षण है वो तो आपका यहीं पर हो गया है। इंटरव्यू में आप हमेशा अपने आप को पाएंगे कि आपका जो धरातल है काफी हल्का हो गया है। अब दुविधा इस बात की है कि बच्चे इस बात को मान के चलते हैं कि मैंने बहुत बार देखा है कि जो नई चीजें हैं, नई चीजों से हम लोग अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। हमारी परंपरा कहाँ है? हमारी परंपरा वही है जो पुरानी परंपरा है। सामान्यतः में इतिहास पढ़ना है, सामान्यतः में भारतीय राजव्यवस्था पढ़ना है, सामान्यतः में भारतीय भूगोल पढ़ना है। लोग भारतीय अर्थव्यवस्था भी कम पढ़ के चलते हैं, है ना। लोग इन्वायरमेंट, पर्यावरण को कम, बहुत ज्यादा कम पढ़ के चलते हैं। लोग जो आपका साइंस और टेक है इसको भी बहुत ज्यादा कम पढ़ के चलते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा यही है, हम तीन चीजों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखते हैं और उन्हीं के साथ पढ़ने की या अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब हम पाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कारण यही है कि अगर मुख्य परीक्षा में कोई चीज रखी गई, आज की दुविधा देखिएगा, उत्तराखंड में अगस्त में मेंस का एग्जामिनेशन है, बच्चा रोड पे मारा मारा फिर रहा है, दुविधा क्या कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे ज्यादा गलती बच्चे की है। कारण क्या है कि आप 2 महीना पहले ही एक्टिव हो रहे हैं, और अगर आप 2 महीना पहले एक्टिव होकर के सातों के सातों पेपर का कंप्लीट सिलेबस अगर आप करना चाहेंगे और उसे अपने अंदर समाहित भी करना चाहेंगे, तो ऐसा तो पूर्णतः असंभव है, संभव है ही नहीं। तो व्यवस्थाओं के प्रति समय रहते आपको क्या है, जागरूक होने की आवश्यकता है। अब इस बात को समझ के आप लोग चलेंगे कि अभ्यर्थियों में बेचैनी हमेशा रहती है कि नीति शास्त्र क्या है ना, हमेशा बेचैनी रहेगी। लेकिन आप एक बात देखिएगा कि अभ्यर्थी इस चीज को डाइजेस्ट बड़ी आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र में जब मनुष्य के व्यवहार का या उसके आचरण का अध्ययन किया जाता है, तो तमाम प्रकार का जो अध्ययन होता है वो नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। और आज का युग एक ऐसा युग मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी विषय वस्तु को आधार बना करके नैतिक मूल्यों पर चर्चाएं करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बच्चा उदासीन होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि नैतिकता और नैतिक मूल्य उसकी समझ से पार है या वो समझना नहीं चाहता है। अब बार बार आपके निबंध में क्यों सवाल रखा जाता है कि गांधीवाद की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है? क्यों पूछना चाहता है? क्योंकि गांधीवाद अपने आप में नैतिक मूल्यों पर आधारित है, और एक कारण भी है कि गांधी जैसे व्यक्तित्व को लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में बेचैनी तो है, बेचैनी तो रहती है, लेकिन जैसे ही गांधीवाद उनके सामने रखा जाएगा
या गांधीवाद के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप उनके सामने रखने की कोशिश करोगे तो बच्चा अपने आप ही उदासीन होने लगता है, यानी कि अपनी दूरियां बनाना प्रारंभ कर देता है। जबकि आपको समझने की आवश्यकता यह है कि परीक्षाओं की वास्तविक मांग क्या है। परीक्षाओं की जो वास्तविक मांग है, अगर आपने उसके अनुरूप व्यवहार नहीं किया तो परीक्षा के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है अपने आप ही क्या हो जाएगी, नकारात्मक संदर्भों में प्रभावित होकर के चलेगी। वो बात अलग है कि आज हम आधुनिक युग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नैतिकता और नैतिक मूल्य हमारे समझ में नहीं आते। यही तो कारण है कि आज के समय में ना तो गांधीवाद जैसे सिद्धांत पैदा दोबारा हो रहे हैं, ना ही प्लेटो जैसे सिद्धांत आपके सामने आ रहे हैं, ना ही सुकरात और अरस्तु की जो थ्योरीज हैं उनको कोई डेवलप कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार नैतिकता या नैतिक मूल्यों से काफी दूर जाने की कोशिश में। और मुख्य परीक्षा में ये जो विषय वस्तु ये आपको खींच के लाना चाहता है, ये आपको खींच के लाना चाहता है कि आप इसका अवलोकन करें। और जब आप इसका अवलोकन करेंगे, परीक्षाओं में इसकी मांगों के अनुरूप आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे और इन प्रश्नों का जो आप उत्तर देंगे, यानी कि जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिक्रिया इस बात में होगी कि आपके व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के नैतिकता का या नैतिक मूल्य का वास्तविक धरातल क्या है। मैंने कई बार कहा है कि मुख्य परीक्षा में लिखते समय कई बार आप लोग एग्रेसिव हो जाते हो, है ना। लोगों ने ऐसा कई बार मतलब किया भी है कि मान लीजिए गांधीवाद को आधार बना करके सवाल आपके सामने रखे गए हैं, तो लोगों ने बहुत ही स्वतंत्र रूप से गांधीवाद के आलोक में गांधी जी के व्यक्तित्व पर नकारात्मक टिप्पणियां की हैं और आलोचनाएं की हैं। लेकिन परीक्षा की मांग अगर आलोचना करना है तब आप आलोचना कीजिएगा, और परीक्षा की मांग अगर मान लीजिए सकारात्मक मूल्यांकन करना है तब आपको सकारात्मक मूल्यांकन करना पड़ेगा। व्यक्तिगत दृष्टिकोण या व्यक्तिगत सोच आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप परीक्षाओं में जाकर के बैठते हो तो परीक्षाओं में आपके जीवन का व्यक्तिगत पक्ष कार्य नहीं करता है, बल्कि आपके जीवन का सार्वजनिक पक्ष कार्य करता है। तो इसकी मांग में ही बहुत ज्यादा कठिनाई है। यानी कि जिन नैतिकता से या नैतिक मूल्यों से आज के समय में हम अपनी दूरी बनाने का कार्य करते हैं, नीति शास्त्र आपको उसी नैतिकता और उन्हीं नैतिक मूल्य की ओर खींच कर लाने की एक व्यवस्था है। तो हो सकता है कि आपको कठिनाई हो, और मैंने पहले कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, जैसे तथ्यात्मक जानकारी तो आपको नहीं मिलेगी। और क्योंकि जब बच्चों के सामने तथ्यात्मक जानकारी नहीं रखी जाती है तो बच्चा सामान्य तौर पर उदासीन होना प्रारंभ कर देता है। ये बात है भी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वास्तव में अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो नीति शास्त्र रूपी जो विषय वस्तु है ये आपके बहुत काम की है। इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा और इसकी मांगों के अनुरूप आपको व्यवहार करके चलना पड़ेगा। मैंने अभी अभी कहा कि अगर मान लीजिए यूपीएससी के सिलेबस में या राज्य लोक सेवा आयोग के सिलेबस में नीति शास्त्र जैसी विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो मैंने आपके सामने एक बात रखी कि नीति शास्त्र जो है एक अच्छा प्रशासक बनाना चाहता है। और ऐसा नहीं है, नीति शास्त्र व्यक्ति को एक अच्छा सामाजिक प्राणी भी बनाना चाहता है, और नीति शास्त्र एक व्यक्ति को एक अच्छा राजनेता भी बनाना चाहता है। ये बात आप समझ के चलेंगे, है ना। तो मुद्दा इस बात का है कि मुझे हमेशा से इस बात को लगा है, मैंने हमेशा से बात मतलब जो फील की है कि अधिकारी होने के नाते आपके व्यक्तित्व का जो कठोरपन अधिकारी होने के नाते जो आपके व्यक्तित्व का कठोरपन है ना, उस कठोरपन को नीति शास्त्र लचीलेपन में परिवर्तित करने की एक कला है। और आपको ये लगता होगा कि नीति शास्त्र, देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं कि नीति शास्त्र, मैं ये नहीं कि मैं इसको आपको पढ़ाने जा रहा हूं, कि नीति शास्त्र को वही डिस्कस कर सकता है जिसने समाज शास्त्र में अपना एक अच्छा समय खर्च किया हो और जिसने राजनीति विज्ञान में अपना एक अच्छा समय खर्च किया हो। क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको प्लेटो हम नहीं पढ़ाएंगे, प्लेटो आप पढ़ेंगे, सुकरात आप पढ़ेंगे, अरस्तु आप पढ़ेंगे, महात्मा गांधी आप पढ़ेंगे, और अन्य बहुत सारे समाज शास्त्रीय जो हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। उनकी जो थ्योरीज हैं, उनके जो सिद्धांत आपको पढ़ के चलने पड़ेंगे, है ना। तो आप मुझे शुरुआत में इतना समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर नीति शास्त्र का उद्देश्य ये है कि वो आपको एक अच्छा प्रशासक बनाना चाहता है, और अगर वो आपको एक अच्छा प्रशासक बनाना चाहता है तो प्रशासक होने के नाते आपके व्यक्तित्व की जो कठिनाई है ना, आपके व्यवहार की जो कठिनाई है या आपके आचरण की जो कठिनाई है, उस कठिनाई को लचीलेपन में परिवर्तित करने की कला है नीति शास्त्र। तो मुझे केवल इतना समझा दीजिए कि यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व के अंदर की जो कठिनाई है उसका सही मतलब क्या है।
एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, है ना, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर की जो कठिनाई है उसका सही और वास्तविक मतलब क्या है। आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा लिखना बहुत ज्यादा आसान नहीं है और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। आसान उसके लिए नहीं है जो शब्दों का खेल कभी नहीं समझ पाता, और कठिन उसके लिए नहीं है जो शब्दों का खेल हमेशा समझ जाता है। मुख्य परीक्षा हमेशा उसके लिए आसान है जो अपने सामने किताब लिख कर रख करके उस किताब को अन्य शब्दों में परिवर्तित कर दे। वो विद्यार्थी, वो अभ्यर्थी कभी भी मुख्य परीक्षा में हारेगा नहीं, और वो विद्यार्थी, वो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में हमेशा हारेगा जिसके सामने आप कोई किताब रखोगे और वो उस किताब को एज इट इज ही कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो आपके समझ में क्या आता है कि प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व के अंदर की जो कठिनाई है, उस कठिनाई को लचीलेपन में बदलने की कला क्या है? नीति शास्त्र है। तो यहां पर कठिनाई वाला जो धरातल मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका सही मतलब क्या है? आप नजदीक हैं, आप काफी नजदीक हैं। और कोई बात? जी बिल्कुल, ये भी है। और कोई बात? आप हमेशा कहेंगे, आप हमेशा कहेंगे कि एक अच्छा प्रशासक वही होता है। आपने जो आंसर दिए वो सही है, रेलिवेंट है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक अच्छा प्रशासक वही होता है जो अपने अधिकारों का या शक्तियों का कभी दुरुपयोग ना करे। एक अच्छा प्रशासक वही बन पाता है जो अपने अधिकारों का या अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग ना करे। नीति शास्त्र वही आपको सिखाएगा कि जब आपके समक्ष नाना प्रकार के अधिकार होंगे, नाना प्रकार की शक्तियां होंगी। मैंने एक आर्टिकल लिखा भी है, मैं उसको आपको समझा के लिखाऊंगा कि जब नाना प्रकार के अधिकार और नाना प्रकार की शक्तियों के साथ मनुष्य का साक्षात्कार होता है, आत्मसातीकरण होता है, तो मनुष्य कई बार अंधा हो जाता है। और जब वो अंधा हो जाता है तो वो अपने अधिकारों का और शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है। और जहां भी अधिकारों का, शक्तियों का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाएगा, वहां अन्य लोगों के शोषण का जन्म हो जाता है। तो नीति शास्त्र आपको सिखा के चलता ही है कि अगर आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे इसमें एक टॉपिक आएगा आपका कि लोक प्रशासन में नीति शास्त्र। तो लोक प्रशासन में जो आपका नीति शास्त्र वाला टॉपिक आपका आएगा, उसके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो यही बात रहेगी जो बात आज शुरुआत में ही मैंने आपके सामने रख दी है। तो यही सिखाएगा कि आप अपने अधिकारों का, शक्तियों का प्रयोग करते समय अंधे ना हो। अगर आप अंधे होंगे तो आप उनका दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, और जब आप उनका दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो अन्य व्यक्तियों के शोषण को क्या होगा? जन्म मिलेगा, है ना। तो ये कहानी है इसकी। कुछ हल्कापन महसूस किया होगा आप लोगों ने। स्वतंत्र विषय के रूप में आप इसको लेकर नहीं चलेंगे। मुझे हमेशा से ये लगता है, देखिए, मेरा जो सही और वास्तविक संबंध है वो फिलोसफर्स के साथ है। फिर चाहे वो समाजशास्त्र के ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो राजनीति विज्ञान के ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो भारतीय दर्शन शास्त्र के ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे हमेशा से बड़ा हल्कापन लगता है नीति शास्त्र को डिस्कस करते समय, क्योंकि जब स्कूल आपके कंट्रोल में होते हैं तो आप वैल्यूज को इजीली उठा सकते हो, उनको डिस्कस भी करके चल सकते हो सकता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे आएंगे जहां पर नैतिकता को या नैतिक मूल्यों को डाइजेस्ट करने में आपको परेशानी हो, लेकिन ये आपकी आवश्यकता नहीं बल्कि आपकी अनिवार्यता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस पेपर में आप बहुत अच्छा करके जाते हैं तो वही बात स्टेब्लिश हो जाता है कहां पर? इंटरव्यू सेशन में। और जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो इसी हिसाब से आपके साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। आधा परीक्षण तो आपका यहीं पर होके चलता है। क्लियर है बातें? ठीक है, आई बात समझ में? और जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा या जो कुछ मैं आपको लिखाऊंगा, आप तमाम चीजों को एक कच्चे माल के रूप में लेके चलेंगे। कच्चे माल का तात्पर्य यह है कि मैंने जो शब्द आपको दिए या मैंने जो लाइनें आपको दी, है ना, वो मेरी व्यक्तिगत थ्योरी है। आपको उसके समक्ष अपने आप को जागरूक करना है। वो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को कोशिश ये करनी है कि अपने शब्दों में परिवर्तित करना ही है। हाँ, बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहां पर आप मेरे शब्दों का बिल्कुल एज इट इज ही अनुसरण कर पाओगे
और अगर आपने अनुसरण किया तो उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। मान लीजिए अगर आपको परीक्षा में ये बताना पड़े कि नीति शास्त्र क्या है, तो नीति शास्त्र क्या है, तो आप 10 प्रकार की किताबें मार्केट से लेकर के आइए, तो आपके 50 प्रकार की डेफिनेशंस तैयार हो जाएंगी। तो क्या 50 प्रकार की परिभाषा को तैयार करके आप मुख्य परीक्षा में किसी एक वैज्ञानिक परिभाषा के धरातल पर व्यवहार कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। ये खेल है समझ का। जितनी गहराई में जाकर के आप लोग अपनी समझ विकसित कर लोगे, उतना ही आपको आसानी हो जाएगा। और ये मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था में भी आपको सिखाया। वो बात अलग है कि मेरा सिलेबस काफी स्लो चल रहा है, लेकिन मैंने आपको वास्तविक चीजें सिखाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं आप अपनी व्यक्तिगत मेहनत के धरातल पर आप पढ़ सकते हैं, किताबें आपकी समझ में आती हैं, और ऐसा नहीं कि शब्दों के मायने आपकी समझ में नहीं आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा अपने आप में बहुत बड़ा जुआ होता है। वो इस बात पर निर्धारित करता है उसकी सफलता कि अभ्यर्थी की व्यक्तिगत तैयारी किस दिशा में है। अगर आप अपने भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय इतिहास को, भूगोल को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, इन तमाम तरह की चीजों को अगर आप न्यूज़पेपर के साथ जोड़ के चलेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा का 70% भाग तो आपका वहीं से तैयार होकर के चलेगा ही चलेगा। इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग कई बार टीचिंग्स को समझ नहीं पाते हो, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। हाँ, एक बार नीति शास्त्र का अगर आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि मुख्य परीक्षा की मांगों के अनुरूप व्यवहार करने के आप अभ्यस्त हो जाओगे। और जहां एक बार आप अभ्यस्त हो गए, फिर आपकी कहानी नहीं बिगड़ पाएगी। ये अभ्यस्त आपको बनाना ही पड़ेगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छे से नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से। और 2 तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं, तो दोनों तरह के सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। एक सवाल तो वो आता है जो नीति शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों पर या इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। सवाल यह भी आ सकता है कि नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान के मध्य के संबंधों को स्पष्ट कीजिएगा। सवाल यह भी आ सकता है कि नीति शास्त्र एक प्रशासक के व्यक्तित्व में नैतिक गुणों को कैसे पैदा करता है। इस तरह के सवाल आएंगे। दूसरा सवाल आपका कैसा आएगा, आपको केस स्टडी आती है, क्या आती है, केस स्टडी आती है। और केस स्टडी वाला जो सेक्शन होता है, आप ये बात मान के चलेंगे, नीति शास्त्र में अति महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। क्योंकि एक केस आपके सामने रखा जाएगा, उस केस को आपको पढ़ना होगा, उस केस के नीचे आपको प्रश्न दिए जाएंगे, और उन प्रश्नों को आपको टिक नहीं करना है, बल्कि उनकी व्याख्या आपको करनी है। और व्याख्या करने के क्रम में किन किन मापदंडों को आपको ध्यान में रखना है, वो अत्यंत जरूरी हो जाता है। और मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूं कि जब नीति शास्त्र के धरातल पर मुख्य परीक्षा में आप लोग व्यवहार करके चलेंगे, तो केस स्टडी जो है वो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो आपकी केस स्टडी आपके सामने रखी गई है, वो हर अभ्यर्थी का मनोविज्ञान अलग होता है, और हर व्यक्ति अपने अलग मनोवैज्ञानिक धरातल का प्रयोग करता है। और उसी हिसाब से केस स्टडी में जो एक कंडीशन आपके सामने रखी गई है, उस कंडीशन का सामना करने की कोशिश करता है। तो वहां वो ज्यादा आगे निकलेगा जिसका मनोविज्ञान ज्यादा कारगर साबित होगा, और जिसका मनोविज्ञान ऐसा होगा, ये समझो, जिस अभ्यर्थी का मनोविज्ञान जितना ज्यादा व्यक्तिगत होगा, वो केस स्टडी में उतना ही हार जाएगा। और जिस अभ्यर्थी का मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक धरातल सामाजिक होगा, यानी कि सब लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करेगा, वो उतना ही कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अरे बात सुन, तो आपको व्यक्तिगत नहीं बनना है, बल्कि आपको सामाजिक बनना है। समाजवाद के अनुरूप आपको व्यवहार करना है, समाजवादी बन के व्यवहार करेंगे। ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो 2 तरह के प्रश्नों का आपको सामना करना है। केस स्टडी मैं आपको ऐसे दे दूंगा कि आपने कभी सुनी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णतः परीक्षा का मामला है ना। हालांकि भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर मुझे पूर्णतः ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपको फैक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको मुख्य परीक्षा ही पढ़ानी है, तो वहां के डिस्कशन एकदम ही अलग हो जाएंगे। ये भी मैं आपको कह के चल रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ाना, ये डिस्कस करना मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आगे बढ़े। अब देखिए, तो 3 शब्द आपको मिलते हैं, लेकिन 3 शब्दों में आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है ना। तीनों शब्दों को मिलाकर के एक लोकप्रिय नाम आप इसको दे सकते हैं,
और लोकप्रिय नाम आप इसको क्या देंगे, नीति शास्त्र देंगे। क्या देंगे, नीति शास्त्र देंगे। अब देखिए कैसे हम इस चीज को शुरू कर सकते हैं। और देखिए आपको ना ये यहां सीखना पड़ेगा कि एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ कैसे जोड़ा जाता है। अगर आप ये सीख पाते हैं कि एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ कैसे जोड़ा जाता है, तो मुख्य परीक्षा में आपकी जो आगामी लाइनें हैं वो अपने आप ही बनती रहती हैं। क्या है, अपने आप ही बनती रहती हैं। दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं मुख्य परीक्षा में। एक तो शुरुआत में अपनी प्रतिक्रिया लाना, सवाल को पकड़ते हुए शुरुआत में अपनी प्रतिक्रिया लाना और उसका अंतिम निष्कर्ष देना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं। तो स्टैंड लेना भी आपको सीखना पड़ेगा और सवाल के अगेंस्ट आपको कंक्लूजन देना भी सीखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें क्या काफी महत्वपूर्ण है। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीति शास्त्र के इंग्लिश में जो आपका शब्द इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, आपका इथिक्स। और सामान्यतः अगर आप जाएंगे है ना अभ्यर्थियों के बाजार में, तो सब लोग इसको क्या कहते हैं, इथिक्स ही कहते हैं। अब ये जो आपका इथिक्स है ये क्या है, ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जो इथिक्स है क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपको बहुत ज्यादा हल्कापन दे करके मैं चलूं। अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है यानी कि इसका जो क्या है आपका उद्भव है, इसका उद्भव का शब्द आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ग्रीक भाषा का शब्द आपको मिलेगा। वैसे आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता है इस बात में कि यूनान में ऐसे लोग जन्म ले लिए थे जिन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। अरस्तु के बारे में तो बार बार ये कहा गया है राजनीतिक विज्ञान के गलियारों में कि अरस्तु पश्चिम के एकमात्र ऐसे राजनीतिक विचारक रहे हैं जिनको अपने समय की तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का सर्वोत्तम ज्ञान था। तो आप बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ओरिजिन जो मिलेगा आपको ग्रीक भाषा से मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण जो हैं, उनका जन्म कहां पे हुआ है, यूनान की धरती पर ही हुआ है। कारण एक ये भी है, शायद आपने गौर किया होगा कि मैंने ये बताया था थोड़ी देर पहले अभी आपको कि नीति शास्त्र पर समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान का गहरा प्रभाव मुझे हमेशा से नजर आता है, क्योंकि ये जो आपका नीति शास्त्र है ये मनुष्य के आचरण का अध्ययन आपके सामने लेकर के आता है। नीति शास्त्र जो है ये मनुष्य के आचरण का अध्ययन आपके सामने लेकर के आता है। और जब आप मनुष्य के आचरण का अध्ययन करते हो तो आचरण के अध्ययन जब आप करने की कोशिश करोगे तो आपकी धाराएं दो तरह से बढ़ जाती हैं, या तो समाज को आधार बना के करोगे या राज्य को आधार बना के करोगे। इसलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया था कि नीति शास्त्र पर जो गहरा प्रभाव आपको नजर आएगा, क्योंकि ये एक लाइन में कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है, यहां से वही बातें आपके सामने लेकर के आएंगी। नीति शास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो मनुष्य के आचरण का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित या सुसंगठित अध्ययन करना है, यह अध्ययन प्रस्तुत करना है। तो जब हम कभी भी नॉर्मली भी अगर हम बोलते हैं कि मनुष्य के आचरण का अध्ययन कैसे किया जाए, तो मनुष्य के आचरण का अध्ययन करते समय हमारी जो मुख्य चिंता होती है वो ये होती है कि समाज के अनुरूप है कि नहीं है, और राज्य के लिए हानिकारक है या लाभकारी है। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, यही बातें मैं आपको कर रहा था। और ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ, तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये जो आपका ग्रीक है, जो आपका यूनान है, ये तमाम प्रकार के राजनीतिक जो मूल्य हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक में ही हुआ है, यूनान में ही हुआ है। तो ग्रीक भाषा का शब्द मिलेगा आपको जिसको आप क्या कहेंगे, एथिका। क्या कहेंगे, एथिका, ETHICA, एथिका। अब ये जो आपका एथिका है, एथिका का मतलब क्या होता है, एथिका का मतलब अगर आप इसका शाब्दिक मतलब निकालेंगे तो एथिका का मतलब क्या होगा आपका, रीति, प्रचलन, रीति, प्रचलन, या क्या निकलेगा आपका, आदत। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमने अभी अभी आपको बताया कि इनका लोकप्रिय नाम क्या होगा, आपका नीति शास्त्र होगा। नीति शास्त्र को हम लोग इंग्लिश में सामान्य तौर पर इथिक्स कहने की कोशिश करते हैं। अभी लिखाएंगे हम अपने हिसाब से आपको, हम अपने हिसाब से आपको लिखाएंगे। इथिक्स जो आपका ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये समझ में आता है, लेकिन जब आप इसके उद्भव की बात करोगे, जब आप इसके ओरिजिन की बात करोगे तो आप ये पाओगे
कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द एथिका से हुआ है, और एथिका का मतलब क्या होता है? रीति, प्रचलन या आदत। अभी आपको बड़े टिपिकल नजर आ रहे होंगे कि रीति क्या होता है, प्रचलन क्या होता है, या आदत क्या होता है। हो सकता है कि आपको यहाँ कठिनाई प्रतीत हो रही हो, लेकिन आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक लाइन मैं शुरुआत में आपको देना चाहूंगा कि मनुष्य के, और करना इस लाइन पे, मनुष्य के व्यवहार में, या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि मनुष्य के व्यवहार के धरातल पर, मनुष्य के व्यवहार के धरातल पर, मनुष्य के व्यवहार के धरातल पर रीति, प्रचलन, आदत। एक हल्की डेफिनेशन दे रहा हूं आपको पहले। आदत का क्रमबद्ध, आदत का क्रमबद्ध अध्ययन ही, क्रमबद्ध अध्ययन ही नीति शास्त्र है। क्या है? नीति शास्त्र है। तो थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू करते हैं, है ना। अभी तो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, रीति, प्रचलन, आदत, आप इनको कैसे डील करके चलेंगे। एक हेडिंग बनाएंगे आप लोग, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे आपको लिखना है। स्ट्रक्चर्स जो आपको डेवलप करने हैं, आपको घर जाके करने हैं। इन तमाम, ये काम जरूर करना, इन तमाम चीजों को समझ करके घर जाकर के स्ट्रक्चर्स बनाना। जितने आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे उतनी ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी अपनी होती रहेंगी। एक हेडिंग बनाते हैं, नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र क्या है? इसके आगे लिखेंगे इथिक्स, इथिक्स लिखेंगे इंग्लिश में, इथिक्स, इथिक्स कोमा जो कि अपनी मूल प्रकृति में, इथिक्स कोमा जो कि अपनी मूल प्रकृति में, इथिक्स कोमा जो कि अपनी मूल प्रकृति में, इथिक्स कोमा जो कि अपनी मूल प्रकृति में ग्रीक भाषा के शब्द, इथिक्स कोमा जो कि अपनी मूल प्रकृति में ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द एथिका, ETHICA, एथिका, एथिका से उत्पन्न हुआ, एथिका से उत्पन्न हुआ ग्रीक भाषा के शब्द एथिका, ग्रीक भाषा के शब्द एथिका, ETHICA, ग्रीक भाषा के शब्द एथिका का अर्थ है, का अर्थ है, का अर्थ है, यहां से लिखेंगे, का अर्थ है रीति कोमा प्रचलन तथा आदत, रीति कोमा प्रचलन कोमा आदत तथा आदत, रीति कोमा प्रचलन तथा आदत, रीति कोमा प्रचलन तथा आदत। नीति शास्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व एवं व्यवहार में, नीति शास्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व एवं व्यवहार में, नीति शास्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व एवं व्यवहार में रीति कोमा प्रचलन तथा आदत का, रीति कोमा प्रचलन तथा आदत का, रीति कोमा प्रचलन तथा आदत का क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है। अब आप ये चलेंगे कि इस परिभाषा में अभी आपको शुरुआत में थोड़ी कठिनाई लग रही होगी कि भी रीति है, प्रचलन है या आदत है, इनको हम कैसे समझ के चलेंगे, है ना। देखिए कैसे समझ के आप लोग चल सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग भारत के वासी हैं,
और भारत के वासी होने के साथ साथ आपके पास एक क्षेत्रीयता भी है। मेरी बात गौर से समझना। पहली बात तो क्या आप भारत के वासी हैं, और भारत के वासी होने के साथ साथ आपके पास का एक क्षेत्रीयता भी है। क्षेत्रता का मतलब समझते हैं कि जहां आपका जन्म हुआ है उसके आसपास का जो आपका क्या वातावरण है। तो संपूर्ण तौर पर अगर भारत में देखा जाए तो भारत के अपने कुछ सामाजिक नियम हैं, भारत के अपने कुछ सांस्कृतिक नियम हैं, या भारत के अपने कुछ धार्मिक नियम भी हैं। लेकिन जो आपकी क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीयता के भी क्या होते हैं, कुछ सामाजिक नियम होते हैं, कुछ सांस्कृतिक नियम होते हैं, या कुछ धार्मिक नियम होते हैं। मान लीजिए आप जहां से संबंध रखते हैं वहां अगर आपको किसी शादी के समारोह में जाना होगा तो शादी क्या है, शादी के अपने मापदंड क्या होते हैं, और जब शादी जैसा सामाजिक समारोह अपने आप को निष्पादन कराता है तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों की जानकारी आपको होती है कि नहीं होती। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका रीति है, ये आपका क्या है, प्रचलन है, ये आपका क्या है, आदत है कि नहीं है, ये बताओ, बताइए। या क्या आपको कोई बताता है, नहीं बताता ना, क्योंकि आप लोग इनके अभ्यस्त हो जाते हैं। आप लोग क्या है, आप लोग इनके अभ्यस्त हो जाते हैं। अगर आपको किसी मंदिर में जाना है, या अगर आप मान लीजिए आपको मूर्ति पूजा करना है, तो ये सारी चीजें आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं, और मनुष्य की कैटेगरी में आने के नाते इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का आपने बचपन से ही सामना किया है। और जब आप बचपन से आपने इनका सामना किया है तो आपने कहीं ना कहीं इनके अनुसार व्यवहार भी किया होगा, और क्योंकि आपने इनके अनुसार व्यवहार किया है तो ये अपने आप में क्या है, आप इनके क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। देखिए एक लाइन, अभी लाइन नोट नहीं करेंगे आप, मुझे हमेशा से ये लगता है कि रीति कोमा प्रचलन या आदत है ना, ये मनुष्य के अभ्यास जन्य, ये मनुष्य के अभ्यास जन्य कर्म है। ये मनुष्य के क्या अभ्यास जन्य कर्म है। मनुष्य इनका अभ्यस्त है, किनका, रीति का, प्रचलन का, आदत का। मनुष्य इनका क्या है, अभ्यस्त है। यानी कि इनको ये कहा जाता है कि इनको लेकर के आप अपने आप को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये मनुष्य के अभ्यास जन्य क्या है, कर्म होते हैं। ये मनुष्य के क्या है, अभ्यास जन्य क्या होते हैं, कर्म होते हैं। और मनुष्य के जो आपके अभ्यास जन्य कर्म होते हैं उन्हीं को आप, उन्हीं का जो संबंध है, उन्हीं का संबंध आप किसके साथ स्थापित कर सकते हैं, उन्हीं का संबंध आप किसके साथ स्थापित कर सकते हैं, मनुष्य के आचरण से। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। मनुष्य के आचरण के साथ करोगे या नहीं करोगे, अरे बताओ भाई, घबरा क्यों रहे हो। यही डर मुझे लगा रहता है, मैं सर को बोल भी रहा था, ये चिंता मुझे लगी रहती है हमेशा कि लोग अपने आप को अभी पूरा तैयार नहीं कर पाए हो मुख्य परीक्षा के हिसाब से, ये मुझे है। और अगर मेरे जहन में ये बात है तो ये बात बिल्कुल 100% क्या है, सही है। मैंने बताया कि रीति है, प्रचलन है, आदत है, ये मनुष्य के अभ्यास जन्य कर्म है, यानी कि मनुष्य इनका अभ्यस्त है। और ये जो मनुष्य के अभ्यास जन्य कर्म है, इन्हीं को आप मनुष्य के आचरण के साथ क्या कर सकते हैं, इनका संबंध आप लोग स्थापित कर सकते हैं। अब मनुष्य का जो आचरण है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, मनुष्य का जो आचरण है वो क्या है। मनुष्य का आचरण जो है वो ऐसी मतलब गतिविधियों की ओर आपको लेकर के जाता है। मनुष्य का जो आचरण है वो ऐसी गतिविधियों की ओर आपको लेकर के जाता है जो गतिविधियां या तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जो गतिविधियां या तो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती हैं, या तो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की, इन गतिविधियों को आप मनुष्य की ऐच्छिक गतिविधियां कह सकते हैं, या फिर इन गतिविधियों को आप लोग क्या कह सकते हैं, मनुष्य की ऐच्छिक गतिविधियां भी कह सकते हैं, ऐच्छिक गतिविधियां भी कह सकते हैं। तो जो एक टफ नजर आ रही है कि रीति, प्रचलन या आदत क्या है, तो रीति, प्रचलन और आदत जो है ये मनुष्य के कर्म है, लेकिन मनुष्य के सामान्य कर्म नहीं है, बल्कि मनुष्य के ऐसे कर्म है जिनका मनुष्य बचपन से क्या है, अभ्यस्त हो रखा है, अभ्यस्त हो रखा है। और इन्हीं को हम मनुष्य के साथ भी जोड़ के चलते हैं, इन्हीं को हम मनुष्य के आचरण के साथ जोड़ के चलेंगे। और मनुष्य का जो आचरण है वो क्या है, उसको आप कैसे डील करोगे, तो मनुष्य का जो आचरण है
वो एक प्रकार की ऐसी गतिविधियों की ओर आपको इशारा करेगा कि जो गतिविधियां या तो किसी उद्देश्य की पूर्ति की गई हैं, या ऐसी गतिविधियां क्या है, मनुष्य की अपनी क्या है, ऐच्छिक गतिविधियां हैं। क्या है? ऐच्छिक गतिविधियां हैं। लिखो जरा, इसी जो लाइनें में लिखा रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। रीति कोमा प्रचलन तथा आदत, रीति कोमा प्रचलन तथा आदत मनुष्य के अभ्यास जन्य कर्म है, मनुष्य के अभ्यास जन्य कर्म है, मनुष्य के अभ्यास जन्य कर्म है, जिनका अभ्यास मनुष्य को, जिनका अभ्यास मनुष्य को कहीं ना कहीं बचपन से ही रहता है, जिनका अभ्यास मनुष्य को कहीं ना कहीं बचपन से ही रहता है, जिनका अभ्यास मनुष्य को कहीं ना कहीं बचपन से ही रहता है। इन्हीं अभ्यास जन्य कर्मों को, 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 इन्हीं अभ्यास जन्य कर्मों को मनुष्य के आचरण के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। इन्हीं अभ्यास जन्य कर्मों को मनुष्य के आचरण के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। इन्हीं अभ्यास जन्य कर्मों को मनुष्य के आचरण के साथ जोड़कर भी देखा जाता है, मनुष्य के आचरण के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं आचरण कहलाती हैं, 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 मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं आचरण कहलाती हैं। अर्थात आचरण वे कर्म हैं, अर्थात आचरण वे कर्म हैं, अर्थात आचरण वे कर्म हैं जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है, जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है, जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है, जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है, जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है। नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं का, नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं का, नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं का, नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन भी है। नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन भी है और समग्र अध्ययन भी है। नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन भी है और समग्र अध्ययन भी है, और समग्र अध्ययन भी है। क्योंकि नीति शास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य का आचरण है, क्योंकि नीति शास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य का आचरण है, क्योंकि नीति शास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य का आचरण है, क्योंकि नीति शास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य का आचरण है, इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे आचार शास्त्र भी कहा जाता है, 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 इसलिए इसे आचार शास्त्र भी कहा। आ रही हैं कुछ बातें समझ में हैं? अब देखिए, यहां तक के डिस्कशन का एक कंक्लूजन ये निकल के आता है, यहां तक के डिस्कशन का एक
वो निष्कर्ष ये है, नीति शास्त्र परिभाषाएं आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नीति शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य आपके सामने आया है, नीति शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य आपके सामने आया है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि मनुष्य के आचरण का अध्ययन, मनुष्य के आचरण का अध्ययन, मनुष्य के आचरण का अध्ययन। और जब आप लोग मनुष्य के आचरण का अध्ययन करने की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पर दो प्रकार की पद्धतियों का सहारा लिया जा सकता है। कैसे लिया जाएगा कि मनुष्य का आचरण कैसा है, या तो आप इस पद्धति का सहारा लेंगे, मनुष्य का आचरण कैसा है, मनुष्य का आचरण कैसा है, या तो आप इस पद्धति का सहारा लेंगे, या फिर आप इस पद्धति का सहारा लेंगे कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। बनाइए इसको, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। आप लोग किसी किताब का अवलोकन नहीं करेंगे, आप लोग परेशान हो सकते हैं। अभी जो क्लास में डिस्कशन है उस पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि चर्चा का निष्कर्ष ये निकल के आया था कि नीति शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य वो मनुष्य के आचरण का अध्ययन है, ये है बिल्कुल। और जब आप मनुष्य के आचरण का अध्ययन करने की बात करेंगे तो आप किस तरीके से करने की बात करते हैं, तो आपके पास सामान्य तौर पर दो प्रकार के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि मनुष्य का आचरण कैसा है, एक तरीका यह होता है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। बस सुन में, अब देखिए मेरी बातें आप गौर से सुनेंगे कि तरीका आप कोई भी, आप ये वाला तरीका अपनाएं कि मनुष्य का आचरण कैसा है, या अगर आप ये वाला तरीका अपनाएं कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, दोनों में से भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इतना तो समझदार हैं कि मनुष्य का जो आचरण है वो कैसा है, इसको तय करता है मनुष्य का चरित्र। कौन तय करेगा? मनुष्य का चरित्र। कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए कि जब आप ये तय करेंगे कि मनुष्य का आचरण कैसा है या मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, तो ये किसी गली मोहल्ले की बैठक का विषय नहीं है। मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल अपने लेखन में किया भी है जो सामान्यतः आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये किसी गली मोहल्ले की बैठक का विषय नहीं है। अगर आप ये तय करना चाहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है या मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि क्या मनुष्य का व्यवहार सामाजिक नियमों के अनुकूल है, या क्या मनुष्य के व्यवहार को सामाजिक व्यवहार के अनुकूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो आप परीक्षण करेंगे, तो ये परीक्षण किसी गली मोहल्ले की बैठक का विषय नहीं है कि चार लोग बैठ गए और आपके आचरण का परीक्षण करने बैठ गए और ये बता दिया कि आपका आचरण नकारात्मक है या सकारात्मक है। इसके लिए आपको कुछ मापदंडों की आवश्यकता होती है, इसके लिए आपको कुछ आदर्श मानकों की आवश्यकता होती है। तो वो जो तमाम प्रकार के मापदंड मिलते हैं या वो जो तमाम प्रकार के आदर्श मानक मिलते हैं, वो आपको कहां मिलेंगे? नीति शास्त्र के अंदर ही मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा कि नीति शास्त्र एक ऐसा अध्ययन भी है, नीति शास्त्र एक ऐसा अध्ययन भी है जो तमाम प्रकार के अनिवार्य और आवश्यक मापदंडों का प्रयोग करके मनुष्य के आचरण का परीक्षण करता है कि मनुष्य का आचरण सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुकूल है या मनुष्य का आचरण ऐसा है जो सामाजिक व्यवस्थाओं में नाना प्रकार के संघर्षों को बढ़ावा देने वाला है। आपको वास्तव में बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इसको एक बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश करोगे। समाजशास्त्र यही तो है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन आपके सामने लेके आता है और अभी तक हम वही बातें कर रहे हैं जो समाजशास्त्र के अंदर आपको नजर आएंगी।
इसलिए शुरुआत में मैंने आपको जागरूक कर दिया था। ये ड्राफ्टिंग आपने बना ली, अब इसके नीचे मेरे शब्द लेंगे आप, लिखिएगा जो मैंने अभी आपको समझाए। उपरोक्त दोनों पद्धतियों के आधार पर, जो मैंने ये दिखाई हैं, ये वाला और ये वाला, उपरोक्त दोनों पद्धतियों के आधार पर, उपरोक्त दोनों पद्धतियों के आधार पर, उपरोक्त दोनों पद्धतियों के आधार पर मनुष्य के आचरण का परीक्षण एवं अध्ययन, 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 मनुष्य के आचरण का परीक्षण एवं अध्ययन किसी गली मोहल्ले की चर्चाओं का विषय नहीं, 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 बल्कि इसके लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है। वो कसौटियां, वो कसौटियां, वो कसौटियां जिनके आधार पर, वो कसौटियां जिनके आधार पर मनुष्य के आचरण को, मनुष्य के आचरण को कभी गलत, मनुष्य के आचरण को कभी गलत, कभी सही साबित किया जाता है, मनुष्य के आचरण को कभी गलत, कभी सही साबित किया जाता है। इन कसौटियों का विचार, या चलिए लिखेंगे इन कसौटियों पर विचार, इन कसौटियों पर विचार, इन कसौटियों पर विचार, इन कसौटियों पर विचार नीति शास्त्र में ही संभव है, 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 नीति शास्त्र में ही संभव है। अन्य शब्दों में मनुष्य के आचरण, अन्य शब्दों में मनुष्य के आचरण, अन्य शब्दों में मनुष्य के आचरण, अन्य शब्दों में मनुष्य के आचरण अर्थात ऐच्छिक क्रियाओं, अर्थात ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन कर, अर्थात ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन कर, अर्थात ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन कर, अर्थात ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन कर उन्हें नैतिक अनैतिक, उन्हें नैतिक अनैतिक, उन्हें नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित, उचित अनुचित की संज्ञा देना ही, की संज्ञा देना ही, की संज्ञा देना ही नीति शास्त्र का परम लक्ष्य है, नीति शास्त्र का परम लक्ष्य है, नीति शास्त्र का परम लक्ष्य है। यहां बड़ी आसानी मैंने आपको दे दी है शब्दों में, नीति शास्त्र का परम लक्ष्य है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे वस्तुतः, वस्तुतः नीति शास्त्र मानक नियमों, वस्तुतः नीति शास्त्र मानक नियमों, वस्तुतः नीति शास्त्र मानक नियमों, वस्तुतः नीति शास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा, यह हल्की फुल्का परीक्षण नहीं है, वस्तुतः नीति शास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण का, मानवीय आचरण का, मानवीय आचरण का मूल्यांकन परीक्षण करता है,
मानवीय आचरण मूल्यांकन कोमा परीक्षण करता है। मानवीय आचरण का मूल्यांकन कोमा परीक्षण करता है। मानवीय आचरण का मूल्यांकन कोमा परीक्षण करता है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का, जिसका लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। जिसका लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। जिसका लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। जिसका लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। पहले लिख लो थोड़ा और फिर समझाता हूं। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर करता है। मानना पड़ेगी बात आपको ये। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर करता है। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर करता है। इसलिए नीति शास्त्र का एक लक्ष्य है। इसलिए नीति शास्त्र का एक लक्ष्य यह भी है। इसलिए नीति शास्त्र का एक लक्ष्य यह भी है कि मनुष्य के आचरण का परीक्षण करके, उसके नकारात्मक पक्षों को सामने लाए। उसके नकारात्मक पक्षों को सामने लाए। केवल सामने लाने का ही कार्य ना करे। केवल सामने लाने का ही कार्य ना करे। केवल सामने लाने का ही कार्य ना करे, बल्कि यह भी बताए कि मनुष्य के आचरण के नकारात्मक पक्ष को दूर करने का तरीका क्या है। मनुष्य के आचरण के नकारात्मक पक्ष को दूर करने का तरीका क्या है। मनुष्य के आचरण के नकारात्मक पक्ष को दूर करने का तरीका क्या है। मनुष्य के आचरण के नकारात्मक पक्ष को दूर करने का तरीका क्या है। मनुष्य के आचरण के नकारात्मक पक्ष को दूर करने का तरीका क्या है। अब थोड़ा और हल्कापन आप अपने आप को देने की कोशिश करेंगे। निष्कर्ष हमने ये उठाया था कि नीति शास्त्र, जो पुरानी चर्चा हमारी थी आज की, उसमें निष्कर्ष से निकल के आया था कि नीति शास्त्र जो है वो एक लाइन में आपको ये बताने की कोशिश भी करता है कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं मनुष्य के आचरण का अध्ययन प्रस्तुत करता हूं या करना चाहता हूं या करवाना चाहता हूं। तो जब आप मनुष्य के आचरण का अध्ययन करने की बात करेंगे तो सामान्यतः दो प्रकार की जो पद्धतियां हैं या दो प्रकार के जो तरीके हैं या दो प्रकार की जो विधियां हैं, इनकी चर्चा नीति शास्त्र में आती है। एक तो यह है कि आप परीक्षण ऐसे हो सकता है कि मनुष्य का आचरण कैसा है, मतलब वर्तमान में कैसा है, या एक ऐसा हो सकता है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। तो अगर मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए तो ये आदर्शवादी हो गया। क्यों? क्योंकि आप भविष्य को ध्यान में रख करके बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप भविष्य को ध्यान में रख करके बात कहने की कोशिश करते हैं तो आपका पूरा का पूरा व्यवहार आदर्शवादी हो जाता है। अभी तो मैं शब्दों में खिलाऊंगा आपको, जरा अभी हल्कापन दे रहा हूं। यथार्थवाद क्या होता है, व्यवहारवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, मतलब कल्पनाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इसी कक्षा में। तो मैंने अभी आपको ये लिखाया कि जब नीति शास्त्र में आप इस बात पे गौर करने की कोशिश करेंगे कि हम मनुष्य के आचरण का परीक्षण या मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो मैंने लिखाया आपको कि जब आप मनुष्य के आचरण का परीक्षण या मूल्यांकन करेंगे इन दोनों पद्धतियों के आधार पर, तो ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, गली मोहल्ले की किसी बैठक का विषय नहीं है। इसके लिए आपको मापदंडों की आवश्यकता होगी, मानक नियमों की आवश्यकता होगी, अच्छे आदर्शों की आपको आवश्यकता होगी,
और ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? नीति शास्त्र में आपको मिल जाते हैं। तो मतलब ये है कि जब नीति शास्त्र का अवलोकन करके या इसका आत्मसातीकरण करके या इसको आधार बना करके आप किसी मनुष्य के आचरण का परीक्षण करते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक पद्धति के आधार पर या इन दोनों ही पद्धतियों के आधार पर, तो आप इस बात को बिल्कुल हल्की बात नहीं मानेंगे। यानी कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर अगर मैंने आपके आचरण का परीक्षण किया तो नीति शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। नीति शास्त्र अनुमति नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि नीति शास्त्र मानक नियमों की बात करता है, उच्च आदर्शों की बात करता है। हाँ, अगर मैं नीति शास्त्र में गढ़े गए या चर्चाओं में शामिल किए गए मानक नियमों या उच्च आदर्शों को आधार बना करके आपके आचरण का परीक्षण करने की बात करूंगा, तो नीति शास्त्र मुझे आंशिक तौर पर परमिशन दे देगा। पूरी अभी भी नहीं मिलेगी, पूरी अभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। तो ये परीक्षण या मूल्यांकन कोई हल्का फुल्का विषय नहीं है। और आगे मैंने क्या जोड़ के दिखाया? मैंने जोड़ के दिखाया कि मनुष्य का जो आचरण है, आचरण तो आप समझ गए होंगे, हमारा व्यवहार, तो उसका जन्म कैसे होता है? उसका जन्म होता है कि आपका चरित्र कैसा है। अब मैं चाहूं तो मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकता हूं। मैं यहीं से गांधीवाद में एक डिस्कशन है सत्य एवं अहिंसा, उसको जोड़ के दिखा सकता हूं, लेकिन आप दुविधाओं में आ जाओगे। इसलिए आज शुरुआत का दिन है, हल्का हल्का आपको डिस्कस कराने की कोशिश कर रहा हूं। आचरण आपका कैसा होगा, इसका जन्म कहां से होगा कि आपका चरित्र कैसा है। तो नीति शास्त्र का एक उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य के चरित्र में शुद्धता लाई जाए, मनुष्य के चरित्र में पवित्रता लाई जाए, क्योंकि मनुष्य का चरित्र जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही उसका आचरण बढ़िया होगा। अब विषय यह भी बनेगा, यह काम आपका है कि मनुष्य के चरित्र में पवित्रता या शुद्धता का जन्म कैसे होगा। एक ही तरीका है, नैतिक गुण। जितना ज्यादा आपके चरित्र में क्या होंगे? नैतिक गुण होंगे, उतना ही जो आपका चरित्र है पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और जितना आपका चरित्र पवित्र होगा, शुद्ध होगा, उतना ही क्या होगा? आपका आचरण बढ़िया होता चला जाएगा। आप जा रहे हैं सड़क पर, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन नीति शास्त्र में एक ही केस स्टडी बहुत सारी आपको मैं भी रखूंगा और आती रहती हैं कि सड़क पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये कि आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो नीति शास्त्र इसकी अनुमति आपको नहीं देता, नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि आपके चरित्र में नैतिक गुण पैदा हो। जब आपके चरित्र में नैतिक गुण पैदा होंगे तो आपका आचरण उतना ही बढ़िया बनेगा, और जब आपका आचरण उतना ही बढ़िया बनेगा तो आप 100 काम छोड़ोगे। आपकी कोशिश ये होगी कि इस व्यक्ति को नजदीकी किसी अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया जाए। बस थोड़ा यही है कि नैतिकता इसमें बहुत ज्यादा है, तो कई बार हो सकता है कि आपको परेशानी का अनुभव हो, ऐसा हो सकता है। एक हेडिंग बनाएंगे, नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों। नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों? नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों? नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों? नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों? इसके सापेक्ष मैं एक व्यक्तिगत आर्टिकल ही आपको अपना देना चाहता हूं, ठीक है? समय थोड़ा कम है, लेकिन आप इसको लिख करके समझ करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? कई बार जब कक्षा में कोई नया बच्चा आता है तो आपने सुना होगा, मेरा एक ही सवाल उससे होता है कि भाई आप किस परीक्षा की तैयारी करने आए हैं। तो बच्चा या तो यूपीएससी बोल देता है या फिर स्टेट पीसीएस बोल देता है। तो मेरा अगला सवाल ये होता है कि ये आपका लक्ष्य है क्या? है ये आपका लक्ष्य है, आपने बनाया है, लेकिन ये जो लक्ष्य आपने बनाया है, इस लक्ष्य को बनाने के क्रम में आप किससे प्रेरित हुए हैं? क्या समाज से? क्या अपने पड़ोसियों से?
क्या अपने माता पिता से, क्या अपने मित्रों से, या स्वयं से? क्या समझे? जब लक्ष्य को बनाते समय हम स्वयं से प्रेरित होते हैं तो एक सच्ची महानता उसी में। तो नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों, मैं भी आपको यही लिखाने जा रहा हूं। जहां लक्ष्य को बनाने के क्रम में आपके सामने विकल्प बहुत ज्यादा है और उसमें से सही विकल्प का चुनाव करना, यह आपको नीति शास्त्र सिखाएगा। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र आपके नैतिक गुणों पर बल देता है, नीति शास्त्र आपके सद्गुणों पर बल देता है, और ये जो नैतिक गुण और सद्गुण है ये आपकी क्षमता का प्रतिबिंब है। और जब आप अपनी क्षमता को आधार बना करके लक्ष्य का निर्धारण करोगे, ना तो रोना पड़ेगा, ना दीवार में सर मारना पड़ेगा, और ना ही कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 नहीं 26 घंटे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा कह रहा हूं, 2 घंटे मैंने बढ़ा दिए। ये जब प्लेटो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो ये बात वहां भी जुड़ेगी। प्लेटो साहब ने बहुत कमाल की बात उस समय कही थी, और थिंकर्स जो भी इसमें है नीति शास्त्र में, आप एक बात समझ लें कि थिंकर्स मेरा जीवन है। उनकी थ्योरीज, उनके सिद्धांत, उनके दृष्टिकोण इतने हल्केपन से आपके सामने लाके रख दूंगा कि आपको तनिक भी कठिनाई का आभास नहीं होगा। तो नीति शास्त्र ये भी कहता है, वही बात मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। अभी क्या है कि महत्वपूर्ण क्यों है ना, अभी क्या है महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें एक व्यक्तिगत मेरा आर्टिकल है, इसको आप जब लिखेंगे और इसका जब आप आत्मसातीकरण करेंगे तो कहानी और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लिखेगा वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, वही लिखा रहा हूं आपको। मानवीय जीवन की आवश्यकता है नीति शास्त्र, मानवीय जीवन की आवश्यकता है नीति शास्त्र। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने, किसी लक्ष्य को निर्धारित करने, किसी लक्ष्य को निर्धारित करने, किसी लक्ष्य को निर्धारित करने या कोई अन्य क्रिया करने के संदर्भ में, या कोई अन्य क्रिया करने के संदर्भ में, या कोई अन्य क्रिया करने के संदर्भ में निर्णय लेने का स्रोत है। निर्णय लेने का स्रोत है, सोर्स मतलब स्रोत है। इसके अभाव में हमारे लक्ष्य उद्देश्य विहीन हो जाते हैं। इसके अभाव में हमारे लक्ष्य उद्देश्य विहीन हो जाते हैं। इसके अभाव में हमारे लक्ष्य उद्देश्य विहीन हो जाते हैं। इसके अभाव में हमारे लक्ष्य उद्देश्य विहीन हो जाते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ने का कोई तर्कसंगत मार्ग तैयार नहीं हो पाता। लक्ष्य की ओर बढ़ने का कोई तर्कसंगत मार्ग तैयार नहीं हो पाता। लक्ष्य की ओर बढ़ने का कोई तर्कसंगत मार्ग तैयार नहीं हो पाता। लक्ष्य की ओर बढ़ने का कोई तर्कसंगत मार्ग तैयार नहीं हो पाता। लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में, लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में, लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में आज के युग में, लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में आज के युग में विकल्पों की अधिकता होने के कारण, विकल्पों की अधिकता होने के कारण, विकल्पों की अधिकता होने के कारण सही लक्ष्य का चुनाव, सही लक्ष्य का चुनाव नीति शास्त्र का, सही लक्ष्य का चुनाव नीति शास्त्र का आत्मसातीकरण करके ही संभव है। नीति शास्त्र का आत्मसातीकरण करके ही संभव है। नीति शास्त्र का आत्मसातीकरण करके ही संभव है। नीति शास्त्र का
आत्मसातीकरण करके ही संभव है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है ना? करना कुछ नहीं है, घर में जाकर के इसको समझ करके, और आज के डिस्कशन की जो दूर की आवश्यकताएं हैं, जो इसको समझ करके आपको दूर से खींच करके लेकर के आनी है, वो काम आपको घर में जाकर के करना है। मैं फिर जितना भी बच्चा ऑनलाइन जुड़ा हुआ है और जितने आप मेरे सामने बैठे हुए, सबसे बात कह रहा हूं कि वास्तव में अगर प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आवश्यकता इस बात की भी होती है कि सामान्य तौर पर अभ्यर्थी जिन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, आपका शुरुआती आत्मसातीकरण उन्हीं चीजों के साथ होना चाहिए। बात सुन, ठीक है? अच्छी मैगजीन, जैसे आप मार्केट में जाएंगे, क्रॉनिकल आप परचेस करेंगे, तो क्रॉनिकल में आपको इस बार क्या मिलेगा, 100 क्वेश्चन दे रखा है उन लोगों ने। यूपीएससी आप खरीदेंगे आज जाकर के, यूपीएससी या जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इतिहास के सवाल भी हैं, भूगोल के सवाल भी हैं, नीति शास्त्र के सवाल भी हैं, अर्थव्यवस्था के सवाल भी हैं, तो उनको पढ़ करके उनका अलग से नोट्स बनाओ। हर महीने की क्रॉनिकल का पढ़ करके उनका अलग से नोट्स बनाओ, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आप इससे बहुत लंबे समय तक बच नहीं पाओगे। एक दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैं सर को भी सुनता हूं, एक दो बार ऑफिस में मेरी चर्चा हुई है, बच्चे भी सामने रहे हैं, और मेरा भी बहुत पहले से कहना रहा है कि अगर किसी बच्चे को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आप वैकल्पिक विषय उठाओ। जब तक आप वैकल्पिक विषय को अच्छे से तैयार नहीं करते हो, तब तक आपकी तैयारी में हमेशा अधूरापन रहेगा, क्योंकि वैसे भी 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है वैकल्पिक विषय को तैयार करने में एक अच्छे कैंडिडेट को। अगर कैंडिडेट में थोड़ा पुअरनेस है तो समय बढ़ जाता है। इसलिए इन चीजों का आत्मसातीकरण या इन चीजों का अवलोकन, इनसे घबराने की, परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, है ना? आप लोग इनके साथ अपने आप को जोड़ के चलेंगे ही, और जोड़ना जैसा मैंने बोला था कि आपकी आवश्यकता नहीं बल्कि आपकी अनिवार्यता है। बहुत कुछ दे करके जाएगा। जैसे अच्छे लोग कहते भी हैं कि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है तो मत दो, लेकिन 1 साल इसकी तैयारी अवश्य कर लो, क्योंकि तैयारी करने से ही आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, वो काफी लोगों से ऊपर आ जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नीति शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु, देखिए जो ये बात मैंने शुरू में आपको समझा दिया था, जो मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूं। नीति शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु मनुष्य के आचरण को नैतिक अनैतिक ठहराने की है। नीति शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु, नीति शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु मनुष्य के आचरण को नैतिक अनैतिक ठहराने की है, नैतिक अनैतिक ठहराने की है। वर्तमान मानवीय युग, गौर करना, ये शब्द मैंने शुरू में आपको बोल दिए थे। वर्तमान मानवीय युग अधिकारों शक्तियों का दौर है। 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 अधिकारों शक्तियों का दौर है। इतिहास तथा राजनीति विज्ञान, इतिहास तथा राजनीति विज्ञान दोनों इस बात के साक्षी हैं। इतिहास तथा राजनीति विज्ञान दोनों इस बात के साक्षी हैं। इतिहास तथा राजनीति विज्ञान दोनों इस बात के साक्षी हैं, दोनों इस बात के साक्षी हैं कि अधिकार तथा शक्तियों ने, कि अधिकार तथा शक्तियों ने मनुष्य को समय समय पर, मनुष्य को समय समय पर किस सीमा तक अंधा किया, किस सीमा तक अंधा किया, किस सीमा तक अंधा किया, अनैतिक बनाया।
किस सीमा तक अध्ययन किया, सॉरी, किस सीमा तक अंधा किया, कोमा अनैतिक बनाया। किस सीमा तक अंधा किया, कोमा अनैतिक बनाया। तथा किस प्रकार से अन्य लोगों के शोषण को जन्म दिया। तथा किस प्रकार से अन्य लोगों के शोषण को जन्म दिया। तथा किस प्रकार से अन्य लोगों के शोषण को जन्म दिया। तथा किस प्रकार से अन्य लोगों के शोषण को जन्म दिया। नीति शास्त्र मनुष्य द्वारा, नीति शास्त्र मनुष्य द्वारा अधिकारों तथा शक्तियों के दुरुपयोग पर, नीति शास्त्र मनुष्य द्वारा अधिकारों तथा शक्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने की एक व्यवस्था है। 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 ठीक है जी। तो आज का विषय ये रहा कि नीति शास्त्र का परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण क्या है। सामान्य तौर पर अभ्यर्थियों को इसका सामना करने में किस किस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव होता है, क्योंकि नैतिक मूल्य काफी ज्यादा इसमें आपको मिलेंगे। नीति शास्त्र को आप परिभाषित कैसे करेंगे या आपको शुरुआत में उसको कैसे समझना, ये मैंने आपको बता दिया है। और अभी एक बड़े हल्के तरीके से मैंने आपके सामने बात रखी है कि नीति शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, बाकी हम कल उठाएंगे चर्चाओं को।